आज हम अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत में वैसे तो इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमणों का खतरा महसूस किया जाने लगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को दिल्ली पर आक्रमण करने से रोक लिया। उसके बाद रजिया के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए, फिर बलबन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए। बलबन ने रक्षात्मक नीति का सहारा लेकर के इन मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ किलेबंदी करवाई, योग्य सेना नायकों को वहाँ नियुक्त किया और पहली बार दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोकने में सफल हुई। तो बलबन की मंगोल आक्रमणकारियों के प्रति जो नीति थी वो रक्षात्मक नीति थी। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखे गए। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किए और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो मंगोल आक्रमणों का जो खतरा था वो उस शासनकाल में काफ़ी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। दृढ़ता के साथ मंगोल आक्रमणकारियों का न केवल मुकाबला किया बल्कि उनको उनके क्षेत्रों में खदेड़ा भी। ऐसा करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जहां हमने पढ़ा कि बलबन की नीति मंगोल आक्रमणकारियों के प्रति रक्षात्मक थी, वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल आक्रमणकारियों के प्रति जो नीति थी वो आक्रामक थी। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा 1296 ईस्वी में, तो उस समय मंगोल शासक दवा खान वो अफ़गानिस्तान जीत चुका था और रावी नदी तक उसने अपने शासन का विस्तार कर लिया था। दवा खान ने दिल्ली विजय की पॉलिसी अडॉप्ट की, दिल्ली विजय करने का उसने निश्चय किया और मंगोल आक्रमणकारी दवा खान ने अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। तो दवा खान के पुत्रों ने भारत पर कई आक्रमण किए। ये आक्रमण 1299 से लेकर के 1306 ईस्वी तक चले, क्योंकि 1306 ईस्वी में दवा खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद मंगोल आक्रमणकारियों के होने वाले आक्रमण भी बंद हो गए। तो पहला आक्रमण जो दवा खान के पुत्रों के द्वारा किया गया, उसका नेता था मंगोल आक्रमणकारी कदर खां। इसने 1298 ईस्वी में आक्रमण किया। इस आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी के जो 2 सेना नायक थे, जफ़र खां और उलुग खां, उन्होंने सतलज नदी के तट पर झारन मंजूर के युद्ध में कदर खां को परास्त किया 1298 ईस्वी में। जफ़र खां और उलुग खां ये 2 अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे, जिन्होंने कदर खां के आक्रमण को सतलज नदी पर 1298 ईस्वी में समाप्त किया, झारन मंजूर युद्ध में परास्त करके। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रसिद्ध सेनापति थे जो 4 खान कहलाते थे। ये 4 खान कौन कौन से थे, या यूँ कहें कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रसिद्ध सेनापति अल्फ खां, जफ़र खां, नुसरत खां और उलुग खां। तो इसमें से जफ़र खां और उलुग खां ने
1298 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी कदर खां के आक्रमण को विफल बनाया। 1298 के कदर खां के आक्रमण के बाद 1299 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर दूसरा मंगोल हमला हुआ। इस बार जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका नाम था सल्दी। सल्दी को 1299 ईस्वी में जफ़र खां ने परास्त कर दिया और सल्दी को जंजीरों से बांधकर दिल्ली लाया गया। तो आप ये ध्यान दीजिए कि दूसरा आक्रमण जो मंगोलों का हुआ भारत पर वो सल्दी ने किया था 1299 ईस्वी में। प्रथम आक्रमण कदर खां ने किया था 1298 ईस्वी में, जिसको जफ़र खां और उलुग खां ने विफल बनाया। दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में सल्दी ने किया और सल्दी को जफ़र खां ने परास्त करके बंदी बना करके जंजीरों में बांध करके सल्दी को जफ़र खां दिल्ली लेके आया। तो पहला आक्रमण 1298 का हो गया कदर खां, दूसरा आक्रमण सल्दी का 1299 ईस्वी, तीसरा आक्रमण जो मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो था कुतलक ख्वाजा का आक्रमण। ये आक्रमण 1299 ईस्वी के अंत में कुतलुक ख्वाजा द्वारा किया गया। कुतलुक ख्वाजा मंगोल जो शासक था दवा खान उसका पुत्र था। तो कुतलुक ख्वाजा ने लूटमार के उद्देश्य से आक्रमण न करके दिल्ली को विजय करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। ये 2 लाख की सेना लेकर के भारत पहुंचा और इसने कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। इस अवसर पर दिल्ली का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के प्रति कूटनीति का मार्ग वाली नीति अपनाने के लिए परामर्श दिया, जिसको उस अलाउल मुल्क ने इस नीति को नाम दिया था हिकमत ए अमली, और कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं माना। वह इस चुनौती का सामना करना चाहता था। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी कुतलुक ख्वाजा के सामने सेना लेकर के किली के मैदान में उपस्थित हुआ। यहीं किली के युद्ध में जफ़र खां जो अपने युग का रुस्तम कहलाता था, और वो जफ़र खां जो प्रथम 2 मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमण विफल बना चुका था, 1298 के कदर खां के आक्रमण को और 1299 के सल्दी के आक्रमण को विफल बना चुका था। तो वो प्रसिद्ध सेना नायक अलाउद्दीन खिलजी का जिसका नाम था जफ़र खां, इस जफ़र खां कुतलुक ख्वाजा जो तीसरा मंगोल आक्रमणकारी था जिसने 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था, उसका मुकाबला करने के लिए किली के युद्ध में जफ़र खां पहुंचा। ये घटना 1299 की है। किली के युद्ध में जफ़र खां ने कुतलुक ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी और जफ़र खां को अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए भी खतरा समझता था। यही कारण है कि किली के युद्ध में जफ़र खां के साथ विश्वासघात किया गया और मंगोलों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया गया। इसके कारण जफ़र खां अकेला मंगोलों का सामना नहीं कर पाया और मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा की सेना ने इसको जफ़र खां को मार डाला। तो अलाउद्दीन इस पर बड़ा खुश हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बिना अपमानित हुए ही मुझे जफ़र खां से छुटकारा मिल गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि ये जफ़र खां कभी भी मुझे चुनौती दे सकता है, लेकिन ये जफ़र खां कुतलुक ख्वाजा की सेना के साथ युद्ध करता हुआ मार डाला गया। तो इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कुतलुक ख्वाजा पर आक्रमण किया जफ़र खां के मरने के बाद, और अलाउद्दीन खिलजी ने कुतलुक ख्वाजा को परास्त किया 1299 ईस्वी में। तो अभी तक हमने 3 मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमण पढ़े अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उसमें पहला कदर खां 1298 ईस्वी में, दूसरा जफ़र खां 1299 ईस्वी में, और तीसरा कुतलुक ख्वाजा। तो कदर खां 1298 ईस्वी, साल्दी 1299 ईस्वी, कुतलुक ख्वाजा 1299 ईस्वी। तो ये
3 मंगोल आक्रमणकारियों के इस प्रकार आक्रमण हुए। उसके बाद 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर लगा हुआ था, तब तारगी जो मंगोल आक्रमणकारी था उसने 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ये मंगोलों का दिल्ली को जीतने का दूसरा प्रयास था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जीतने का ये दूसरा प्रयास था। अलाउद्दीन खिलजी को पता पड़ा कि दिल्ली को घेर लिया गया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पहले अपना चित्तौड़ अभियान पूरा किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतने के बाद में दिल्ली पहुंचा और तारगी से युद्ध करने को तैयार नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी तारगी के पास 1,20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना थी और अभी युद्ध करके ही चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौटा। तो उसको पता पड़ा कि तारगी तो दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने समय की नज़ाकत को समझते हुए सीरी के किले में शरण ली, जहां वह 2 महीनों तक मंगोल सेनाओं से घिरा रहा। अंत में मंगोल आक्रमणकारी जो तारगी था वो बिना लौटे ही चला गया, बिना दिल्ली को जीते ही चला गया, क्योंकि सीरी का किला उससे टूटा नहीं। इन मंगोल आक्रमणकारियों को नगरों पर घेरा डालकर अधिकार करने की विधि ज्ञात नहीं थी, तो इस कारण उसको खाली हाथ लौटना पड़ा तारगी को 1303 ईस्वी में। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। ऐसा जियाउद्दीन बर्नी का कहना है। यह भी कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थना की कि जिससे तारगी भयभीत होकर भाग गया। ये दोनों ही विचार मनगढ़ंत है कि एक तो बर्नी का विचार कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए, और दूसरा ये विचार कि निजामुद्दीन औलिया की प्रार्थना के कारण डरकर मंगोल वापस चले गए तारगी। तो बर्नी ये लिखता है कि यदि तारगी यमुना के किनारे थोड़ा और रुकता तो दिल्ली हाथ से निकल जाती। तो इस प्रकार ये 1303 ईस्वी में तारगी का भी आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हुआ। तो अभी तक हमने कौन कौन से मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमणों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले 1298 ईस्वी में कदर का आक्रमण हुआ। उसके बाद 1299 ईस्वी में सल्दी का आक्रमण, सल्दी के ऊपर मंगोलों का आक्रमण हुआ। उसी के बाद 1299 में ही कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो कदर का तो 1298, सल्दी 1299, कुतलुक ख्वाजा 1299 के अंत में। और किली के मैदान में कुतलुक ख्वाजा को जफ़र खां ने चुनौती दी। जफ़र खां मारा गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुतलुक ख्वाजा को परास्त करके भगा दिया। फिर हमने पढ़ा कि तारगी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली को घेरा, चित्तौड़ जीत करके फिर अलाउद्दीन खिलजी जब वापस लौटा तो सीरी के किले में उसे शरण लेनी पड़ी तारगी के भय के कारण, और 2 महीने तक घेरा चला, लेकिन मंगोलों को घेरा तोड़कर नगर पर अधिकार करने की विधि नहीं आती थी। इस कारण कुतलुक ख्वाजा की सेनाएं वापस लौट गई। बर्नी कहता है कि यदि यमुना के किनारे ये कुतलुक ख्वाजा की सेनाएं कुछ और रुक जाती तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आसानी से कब्जा हो सकता था। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि तारगी इसलिए लौटा क्योंकि सूफ़ी संत जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके सद्व्यवहार के कारण वापस चले गए। ये भी कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थनाएं की जिससे भयभीत होकर तारगी चला गया। ये दोनों ही विवरण मनगढ़ंत है। बर्नी लिखता है कि यदि 1 महीने और तारगी रुक जाता तो दिल्ली हाथ से निकल सकती थी। तो ये 1303 ईस्वी में तारगी का आक्रमण हुआ। तो 1298 में कदर का, 1299 में सल्दी, 1299 में ही कुतलुक ख्वाजा। तो कदर, सल्दी, कुतलुक ख्वाजा 1298, 1299, 1299 और 1303 में तारगी का आक्रमण।
उसके बाद में इस तारगी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया। इस सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और उन किलों में युद्ध में लड़ने वाले सारे हथियार इकट्ठे किए। पाशीब, गरगज, मंगरीब, मंजनीक, देलमास, अरदस ये युद्ध के हथियार थे, वो उसने वहाँ पर रखवाए। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को नई राजधानी के रूप में विकसित किया, क्योंकि 1303 में जब कुतलक ख्वाजा का आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी को शरण लेने के लिए कुछ समय 2 महीने के लिए सीरी में ठहरना पड़ा था, सीरी नगर में। तो ये जो सीरी था, सीरी को एक नई राजधानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में विकसित किया। पहली बार दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार बनाई गई। और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए? सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए एक पृथक और एक सीमा रक्षक का पद लाया। इस सीमा रक्षक के पद पर, जो उत्तर पश्चिमी भारत में था, प्रथम तैनाती गाजी मलिक, जिसको गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसकी की गई। तो ये सीमांत प्रदेश में गियासुद्दीन तुगलक को सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उसे 1305 में पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया। गाजी मलिक प्रतिवर्ष मंगोल क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें आतंकित करता था। तो ये 1303 ईस्वी में कुतलक ख्वाजा का आक्रमण, और इसके बाद सीरी को राजधानी बनाया गया और गाजी मलिक को पृथक सेना और एक सीमा रक्षक के रूप में इस पद पर नियुक्त किया गया। गाजी मलिक जो आगे चलकर गियासुद्दीन तुगलक बना, वो 1305 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया। तो ये 1305 में गाजी मलिक ने भी मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक सामना किया। उसके बाद 1305 में तारगी, अली बेग एवं तारताक ने आक्रमण किए। इसमें तारगी हालांकि रास्ते में ही मर गया था, और वो तारगी जो था वो 1299 में पहले आ चुका था भारत। उसने सीरी राजधानी दिल्ली पर तारगी ने आक्रमण किया था, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये तारगी वापस 1305 में पुनः आया। उसके साथ चंगेज खां का वंशज और सर्वोच्च सेनापति अली बेग भी आया साथ में। और ये जो अली बेग था, ये हिंदुस्तान को जीतने का प्रयास करने का पक्षधर था। तो अली बेग के साथ तारताक भी था। तो ये 3 मंगोल आक्रमणकारी एक साथ आए, तारगी, अली बेग और इकबाल मंद। ये 1305 ईस्वी में आए। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने इनका भी सफलतापूर्वक सामना किया, और अमरोहा में अली बेग और तारताक की पराजय हुई, क्योंकि वहाँ पर एक हिंदू अमीर मलिक नायक जो था, उसने अली बेग और तारताक को हरा दिया। बाद में मंगोल आक्रमणकारी अली बेग और तारताक को पकड़कर दिल्ली लाया गया और सीरी के दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। तो अली बेग और तारताक ये दोनों का अंत दुखद हुआ 1305 के विद्रोह के बाद। उसके बाद कुबक, इकबालमंद एवं तैयबू के आक्रमण 1306 में हुए। इन तीनों सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में जब आक्रमण हुआ 1306 में, कबक, इकबालमंद एवं तैयबू, तो ऐसी स्थिति में मलिक काफूर और उत्तर पश्चिमी सीमा का जो रक्षक था गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने इनका मुकाबला किया। बर्नी कहता है कि इसके बाद भी मंगोल हमले हुए 1306 के इस आक्रमण के बाद भी, परंतु इसामी कहता है और अमीर खुसरो कहता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के काल का अंतिम मंगोल हमला था, जो 1306 में कबक, इकबालमंद व तारताक व तैयबू के द्वारा किया गया था। बर्नी कहता है कि अब से मंगोलों का सिंधु नदी पार करने का साहस खत्म हो गया, क्योंकि लगातार मंगोलों को परास्त किया जा रहा था। 1298 में कदर का हमला विफल हुआ, 1299 में साल्दी का हमला विफल हुआ,
उसके बाद में 1303 में तारगी का हमला विफल किया गया और 1305 में तारगी अली बेग व तारगी इकबालमंद व तैयबू के हमले, तारगी अली बेग और तारताक के हमले 1305 में विफल किए गए और 1306 में कबक इकबालमंद और तैयबू के हमले विफल किए गए। इसके बाद लाहौर और दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलंग्य बन गए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा अब व्यास नदी से आगे बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुंची थी और इस उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा का भार तुगलक शाह उर्फ गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक को सौंपा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंधु नदी तक के इलाकों पर सफल आक्रमण किया था। तो ये दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमण जिनके प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक नीति अपनाई। तो हमने पढ़ा कि 1298 में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो कदर खां का आक्रमण हुआ। 1299 में सल्दी ने आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में तारगी ने आक्रमण किया। 1305 ईस्वी में तारगी अली बेग व तारताक इन्होंने आक्रमण किया और 1306 में कबक इकबालमंद व तैयबू इन्होंने आक्रमण किया और हर बार मंगोलों को परास्त होकर के लौटना पड़ा। इससे अब मंगोलों का सिंधु नदी को पार करने का साहस खत्म हो गया। लाहौर और दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलंग्य बन गए। अब फिर मंगोलों ने इधर आना बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस प्रकार उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी भारत की वो व्यास नदी से आगे बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुंची। तो ये जो उत्तर पश्चिमी इलाका था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो एक योग्य सेना नायक था गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक वो नियुक्त किया गया था और सिंधु नदी के उस पार से आने वाले मंगोल आक्रमणकारियों का ये सफलतापूर्वक सामना करता था। तो इस प्रकार मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक नीति का अनुसरण किया पहली बार और उसमें वो सफल भी रहा। अब मंगोल सिंधु नदी का जल पार करने का साहस नहीं कर सकते थे। तो ये इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण किस प्रकार हुए और उनका किस प्रकार से सामना किया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।